ये क्वेश्चन क्या है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट containing 4 and 3 or 2 element respectively, then number of subset of set A cross B each having at least 3 element is 275, 510, 219, 256। बहुत तेज बोल दिया, फिर से समझिए। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स containing 4 and 2 element respectively, number of subset in A cross B each number of subset of A cross B having at least 3 एलिमेंट। और ईच वर्ड मतलब हर एक चीज के बारे में बताना है। आंसर है 275, 510, 219 और 256। चार आंसर है, मगर इसमें से एक ही आंसर सही है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। और हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल पांडे और आप देख रहे हैं मेरा एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुणाल पांडे मैथ्स। और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। बशर्ते मैंने टॉपिक नहीं लिखा है, मगर आज की क्लास में आपको, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। सो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता है, ये क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट में ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन को आपको, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन समझने के लिए आपको कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसे कि सिमेट्रिक रिलेशन, जैसे कि ट्रांजिटिव रिलेशन। सो बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए हमारे पास में, और आज हम उसी इक्विवेलेंस रिलेशन को आज स्टार्ट करेंगे वीडियो लेक्चर नंबर 2 के अंदर में। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या आपने लेक्चर 1 देखा है। अगर आपने लेक्चर 1 देखा है तो मैं यहाँ पर लेक्चर 1 यानी कि वीडियो लेक्चर 1 जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसके बारे में मैंने रिलेशन का इंट्रो दिया है, जिसके अंदर में मैंने आपको बताया है कि क्रॉस प्रोडक्ट और सबसेट्स क्या चीज होती है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशन को समझने के लिए, क्योंकि रिलेशन का जितना भी ओरिजिन है वो क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकल के आया है। अगर मतलब अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही रिलेशन तैयार हुआ है। अगर आपको रिलेशन समझना है, रिलेशन समझने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, किस चीज का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट का और सबसेट्स का। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट और सबसेट्स के बारे में पता है, आपको बिल्कुल फैमिलियर हो, आप अच्छी तरीके से आपको टॉपिक आता है, इस वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके एक बार प्लीज मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, जिसके अंदर में मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट और सबसेट्स के बारे में बताया। अच्छा, वीडियो पसंद हो तो आप इसके, अगर कुछ क्वेश्चन हो आपके मन में रिलेटेड टू इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। और अगर आपको इतना ही, अगर आप इस वीडियो पर 10 लाइक हो गए, मैं अगले वीडियो लेक्चर में अपना ईमेल आईडी भी दे दूंगा, जिसके जरिए आप मेरे से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो IIT के अंदर में आया हुआ था, जेईई मेन 2015 के अंदर में। और मैं उस क्वेश्चन को कराना चाहता हूं, और आप ये चेक कीजिएगा कि क्या आपने क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कर पाते कि नहीं कर पाते। क्वेश्चन कुछ ये है, क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट containing 4 and 3 or 2 element respectively, then number of subset of set A cross B each having at least 3 element is 275, 510, 219, 256। बहुत तेज बोल दिया, फिर से समझिए। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स containing 4 and 2 element respectively, number of subset in A cross B each number of subset of A cross B having at least 3 एलिमेंट। और ईच वर्ड मतलब हर एक चीज के बारे में बताना है। आंसर है 275, 510, 219 और 256। चार आंसर है, मगर इसमें से एक ही आंसर सही है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। और अभी वीडियो को आप स्किप करके, मतलब वीडियो को पॉज कर आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या आपने क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट किया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब आप इसके अंदर में गर्दा छुड़ा सकते हो, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप मैं कहूंगा कि आप ईमानदारी से पॉज करके देखिए, और नहीं तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं होगा, मैं स्टार्ट करता हूं। और इसको कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि ए और बी के अंदर में सेट्स के एलिमेंट कितने हैं, जो हमको पहले से ही दे रखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 4, नंबर ऑफ 4 है ना, अच्छा ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू में 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आपको पता होगा कितना एलिमेंट होगा भाई, 4 × 2। अरे बच्चे बोल दो, इक्वल टू किसके बराबर 8। आप कैसे बोलोगे, आप तो वीडियो के अंदर हो यार, आप कैसे वीडियो के बाहर बैठे हो, ठीक है।
नॉनसेंस वाली बात कर रहे हैं। फॉर ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8 हो गया। सो जरा बताइए नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे यार? नंबर ऑफ सबसेट, किसी भी सेट के अंदर में अगर n एलिमेंट होते हैं तो उसका फॉर्मूला, उसका सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। इस सेट के अंदर में कितने एलिमेंट हैं? इसके अंदर में 8 एलिमेंट है सर। तो 8 एलिमेंट है तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 8। अच्छा 2 की पावर 8 मतलब आप सबको पता है कितना होता है? 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 बराबर होता है 256। तो हमारे जो क्या बोलते हैं आंसर 4 ऑप्शन में से तो पहली बात तो ये कट ही हो गया, ठीक है, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया, ठीक है ना। क्यों कट हो गया? ये भाई देखो 256 सेट्स हैं। अब 256 कुल सबसेट ही हैं, उसमें प्रभु ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि ये बताओ नंबर ऑफ क्या बोलते हैं सबसेट कितने होंगे जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट तो होने ही चाहिए, या 3 से ज्यादा हो तो चलेंगे एटलीस्ट। में मतलब होता है जितना बोले उतना तो चाहिए ही चाहिए और उससे ज्यादा भी चाहिए, ठीक है ना, उससे ज्यादा भी चलेगा। एटमोस्ट मतलब जितना बोला है उतना चाहिए, उससे कम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। एटलीस्ट मतलब कम से कम, अरे एटलीस्ट माने कम से कम उतना चाहिए, कम से कम उतना चाहिए। उसके बाद में जितना चाहो आप बढ़ा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जितना कंडीशन बोला है मतलब 3 एलिमेंट बोला है कि सेट के अंदर में 3 एलिमेंट कम से कम होना चाहिए, तो कम से कम आपको 3 एलिमेंट चलेगा। सर 4 चलेगा? बिल्कुल चलेगा। सर 5 भी चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा। 6 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, लेकिन कम से कम 3 से कम नहीं होना चाहिए, माने कि 2 नहीं चलेगा। अगर किसी सबसेट के अंदर में 2 ही एलिमेंट है तो तुरंत उस सबसेट को हटा दीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर में पार्ट नहीं है। तो जाहिर सी बात है ना, इस 256 के अंदर में तो कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो क्या बोलते हैं जिनके अंदर में एक ही एलिमेंट होगा। एक तो ऐसा एलिमेंट होगा जो खुद कुछ नहीं होगा जिसके अंदर में कोई एलिमेंट, एक ऐसा होगा जिसके अंदर में कोई एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा। तो भाई हमें तो यह जाहिर सी बात पता लग गया कि 256 में आंसर नहीं होगा, 510 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 256 ही आंसर था। 256 ही सबसेट बनेंगे, 510 भी नहीं होगा, 275 में होगा, तो आंसर है हमारा 219। कैसे आया प्रूव कर लेते हैं, इसको पता कर लेते हैं कैसे आया। तो देखो भाई ध्यान पूर्वक समझो, पहले ना एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं ताकि आपके मन में फॉर्मूला सेट हो जाए। मान लीजिए कि 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है, तो इसके सबसेट बनाइए, कितना आएंगे 5, फिर उसके बाद में 1, फिर 2, और फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 1 2, फिर उसके बाद में 2 1 3, और फिर उसके बाद में लास्टली आएगा 2 3, और एक और लास्ट में आ जाएगा 1 2 3। अच्छा जरा बताओ, अब इन 3 हमारे इसमें टोटल एलिमेंट कितने थे? हमारे पास में 3 एलिमेंट थे। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट विद 0 एलिमेंट, उसके अंदर में कोई एलिमेंट ही ना हो, तो भाई एक ही ऐसा था जो था 5, यानी कि डेट मींस इसका आंसर होगा 1। अच्छा नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट विद 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट के कितना होगा? तो 1 एलिमेंट आप गिनिए जरा, 1 2 3, तो यानी कि 3 एलिमेंट तो ये होंगे। नंबर ऑफ सबसेट विद 2 एलिमेंट इक्वल टू किसके बराबर होगा? इक्वल टू होगा 1 2 एंड 3, तो यानी ये भी 3 होगा। नंबर ऑफ सबसेट विथ 3 एलिमेंट, ठीक है, 3 एलिमेंट इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। अच्छा आपके अगर मस्त गणितज्ञ दिमाग है तो इन नंबर के बीच में खास संबंध है, ये सारे नंबर किसी चीज का हिस्सा हैं, ये पैटर्न का फॉलो कर रहे हैं। उस पैटर्न का तेल लेने हमको पहले ये समझना है कि ये किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 1 एलिमेंट है। मान लीजिए हमको दिख रहा है तो पता है, अगर हम ये देखें कि मान लीजिए किसी के अंदर में n सेट है तो कितने 1 एलिमेंट वाले होंगे, कितने 2 एलिमेंट वाले होंगे, कितने 3 एलिमेंट वाले होंगे, कितने n एलिमेंट वाले होंगे, चाहे कितने 10 एलिमेंट वाले होंगे। सो इसके लिए तुम सोचो, देखो हमारे पास 3 वस्तु थी, हमारे पास 3 वस्तु थी, 3 वस्तु में से हमको एक वस्तु को सेलेक्ट करना था। क्यों सेलेक्ट क्यों करना था? कि भाई हमारे पास देखो 3 वस्तु में से अगर 3 एलिमेंट है, 3 में से अगर एक एलिमेंट को चूज करेंगे तो एक ऐसा सबसेट बनेगा जिसके अंदर में एक एलिमेंट है। समझो 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट 1 2 3, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, तो 3 ऑब्जेक्ट में से हम ऐसे कितने तरीके से एक एक ऑब्जेक्ट छाट सकते हैं ताकि एक ऐसा सबसेट बनाए
जिसके अंदर में सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो आंसर आएगा सर ये तो बराबर होता है 3C1। अरे 3C1 का मतलब क्या है कि आपने 3 एलिमेंट में से ऐसे सारे एलिमेंट एक एक करके चुने हैं कि 3 एलिमेंट थे आपके पास में 1, ठीक है, फिर 2 और 3। आपके मन में आया मुझे एक ऐसा सबसेट बनाना है जिसके अंदर में एक एलिमेंट है, तो आपने बोला या तो इसे चुन सकता हूं या इसे चुन सकता हूं या तो इसे चुन सकता हूं। तो आपके पास टोटल कितने तरीके हो गए 3C1, ठीक है ना। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट विद क्या बोलते हैं 2 एलिमेंट। तो आपने क्या बोला कि मेरे पास में 3 वस्तु हैं, मेरे पास में राम है, मेरे पास में श्याम है, मेरे पास में राधा है, ठीक है, राम श्याम राधा, ठीक है। तो अच्छा, सो इसके अंदर में आपको कोई भी 2 देवता को चुनना है। तो 2 देवता को चुनना है तो आप यानी कि भाई 2 देवता को चुनने का मतलब क्या है कि आपके पास 3 एलिमेंट था, आपको ऐसे सबसेट बनाने हैं जिसके अंदर में 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो आप 3 में से किन्हीं 2 ही एलिमेंट को तो चूज करोगे। तो आपके मन में आया कि मुझे 2 एलिमेंट चूज करना है, तो मतलब मुझे कितना होगा 3 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट में से मुझे 2 एलिमेंट को चूज करना है, तो यानी कि ये आंसर आएगा 3C2। अच्छा, फिर आपने बोला कि मुझे तो इनमें से एक भी नहीं चूज करना है, तो आप तो नास्तिक निकले, तो आपने एक नहीं चूज किया। तो 3 में से कुछ भी ना चूज करने का तरीका एक ही होता है कि आप कुछ मत चुनिए, तो यानी 3C0। अच्छा, ये क्या होगा मुझे तीनों को चुनना है, तो 3C और ये कितना आएगा 3। तो यानी कि ये तो यार कुछ क्या लग रहा है यहाँ पर, ये लग रहा है PNC, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और संक्षेप में बोले ये तो कॉम्बिनेशन लग रहा है, सिलेक्शन करना पड़ रहा है हमारे को चूज करने के लिए। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर मुझे कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए, ठीक है ना, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, कंटेनिंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट, ठीक है। तो 3 एलिमेंट कम से कम होना चाहिए। जरा बताओ इस सेट के अंदर में कितने एलिमेंट, जैसे यहाँ 3 थे तो इस सेट के, भाई इसी में से तो बता रहे ना हमारे को, तो इस सेट के अंदर में कितने एलिमेंट 8 में से तुम्हें क्या करना है 8 एलिमेंट है। तो तुम्हारा पहला काम क्या होगा, पहला काम ये होगा कि यार आप ना 8 एलिमेंट में से ऐसे 3 एलिमेंट को चुनो जिससे आप पहला क्या बोलते हैं ऐसे सबसेट बनाओ जिसके अंदर में 3 एलिमेंट हो, यानी कि 8C3। अच्छा, यहाँ काम आपका रुक गया, फिर क्या आगे भी काम चलाना है? हाँ चलाना है, मतलब अच्छा यहाँ पे रुक गया है, काम रुका मतलब या देखो ध्यानपूर्वक समझिए 8C3 का मतलब क्या होता है कि आपने 8 में से 3 एलिमेंट को चूज कर लिया, 8C3 आ गया, देन इसके बाद में आपका काम रुक गया, ठीक है ना। एटलीस्ट 3 एलिमेंट चूज करना था ना, तो एटलीस्ट 3 एलिमेंट चूज करने का मतलब आप या तो 8 में से 3 एलिमेंट चूज कर लीजिए या फिर 8 में से 4 एलिमेंट चूज किए। अच्छा देखो, या जब भी आए ना, और जब भी और आए तो ये प्लस आएगा, इसमें क्या आएगा प्लस आएगा। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है कि और का मतलब होता है प्लस और फिर का मतलब जो होता है वो होता है मल्टीप्लाई। सो अगर 8C3, अच्छा फिर काम रुका 8C4, देन उसके बाद फिर काम रुका 8C5, ठीक है ना, 8C6, फिर 8C7 और प्लस में 8C8। अरे मतलब क्या है कि मतलब ये है कि आपको भाई एटलीस्ट 3 एलिमेंट चूज करने थे, तो आपने गए बोले गुरुजी मुझे 3 एलिमेंट चूज करना है 8 में से, तो 3 एलिमेंट चूज कर लिया, आपका काम खत्म हो गया। फिर आप बोले कि मैंने बोला कि एटलीस्ट 3 है, तो आप बोले तो मैं तो 4 भी चुन सकता हूँ, तो 4 भी चुन सकता हूँ, हाँ बिल्कुल चुन सकते हो। तो आपने फिर जाके 4 एलिमेंट चूज करके आए, तो आपने देखा कि पहले 3 एलिमेंट वाले कितने हैं, तो 3 एलिमेंट वाले आपने गिन लिए कि मान लीजिए 10 निकले, तो आपने 10 बोले कि सर 8 में से 3 एलिमेंट चूज करने के 10 तरीके हैं, तो 10 आपने चूज कर लिए, 10 सबसेट तैयार हो गए। फिर वो आपने बोला अरे आपने तो एटलीस्ट बोला था, एटलीस्ट मतलब आप 4 भी चूज कर सकते हो। फिर आप गए 4 एलिमेंट चुनने गए, तो उसके तरीके खोजे, तो अब टोटल कितने तरीके हो गए 10, ये मान लो 10 ये भी निकले, मानने के लिए बोल रहे हैं, तो 10 और 10 टोटल कितने हो गए 20 हो गए। तो ऐसे करते करते आप 8 तक जाएंगे। सो अगर मैं बोलूं तो ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो बहुत बड़ा ऐड हो गया, यहाँ तक निकालने में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं ये सोचूं कि नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट, ये बराबर होगा, ये बराबर किसके होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट, ये बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट। पहले पता कर लेते हैं कितने हैं, वो आपको पता ही है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, और उसमें से मैं वो घटा देता हूं जिसके अंदर में
जिसके अंदर में या तो कोई एलिमेंट ना हो, या एक एलिमेंट हो, या दो एलिमेंट हो, तो फिर जो बच के आएगा वो एलिमेंट होंगे जिसके अंदर में 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग 0 एलिमेंट या 1 एलिमेंट या 2 एलिमेंट। अरे समझ आ रहा है, ठीक है। सो आपको लग रहा होगा कि इतना खींच का रहा है, क्योंकि मैं ऐसे भी देखो भाई, आपको देखो इनमें जो भी बच्चे होंगे ना वो कुछ बहुत तेज होंगे, कतई एकदम फास्ट होंगे, ठीक है ना। मन में आ रहा होगा कि इतना क्यों खींच रहे, इतना तो आसान, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मगर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ नहीं समझ आता है, मतलब समझ रहे हो ना, उनके लिए मैथ एक जादू की तरह। सो अगर उन सबका मुझे देखना पड़ेगा कि मतलब सबको समझ आना चाहिए। दैट्स व्हाई अगर कोई तेज है, मतलब किसी को लगता है कि यस भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हाँ है आसान क्वेश्चन यार, मगर प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत सारे बच्चे हैं, सबको देखना पड़ता है ना। सो यार इसके लिए देखो अभी व्यूज कम है तो आपको लगेगा 40 बंदे कौन तेज होगा, मतलब मैं आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ तक पहुंच गए तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट माइनस नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट और 2 एलिमेंट। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये बराबर होने वाला है, मान लीजिए भाई ये किसके बराबर है, ये n के बराबर है, ठीक है, कैपिटल N के बराबर है, तो n बराबर होगा, बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट सर 256 थे, उसमें से सबसेट जो 0 एलिमेंट चूज करे तो भाई क्या होगा, 8 में से 0 चूज कर लिया, ठीक है, या फिर भाई घटा दिया 8 में से 0 वाले सारे एलिमेंट, फिर सर अच्छा एक वाले भी तो थे तो 8 में से एक वाला एलिमेंट भी घटा दिया, सर 8 में से 2 एलिमेंट वाला भी तो घटाना था, 8C तो बिल्कुल वो भी घटा दिया, तो 256, 8C0 मतलब 1, 8C1 मतलब 8 और 8C2 मतलब कितना है, 8C2 मतलब है कि भाई कितना होगा, जरा निकालो, 8C2 कितना होता है, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। सो 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा जरा बताओ, ये 2 चौक 8, 2 4 सत्ते 28, तो 28 ही आ गया। सो ये आ जाएगा 256, 28 8 36 और 1 37, है ना, 28 8 कितना होता है, 36 होता है ना, तो बच क्या वो 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 9, अरे 9 बचता है, 16 में से 7 गया तो 9 बचता है। अच्छा 5 यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ पे 4, 4 में से 3 गया तो 1, अच्छा 2 यहाँ पर है तो ये 219 आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था एकदम में, 2015 के मेन में आया था, ध्यान रखिएगा, ये 2015 के मेन में क्वेश्चन आया था। अच्छा यही क्वेश्चन सर 2014 में ना रिपीट किया था, वो वर्ड अलग कर दिए थे, ए में 2 एलिमेंट कर दिए थे और बी में 4 एलिमेंट कर दिए थे, और यहाँ पे बोल देते हैं नंबर ऑफ सबसेट विद कंटेनिंग 3 एलिमेंट और मोर देन 3 एलिमेंट, तो बात तो एक ही पड़ गई, एक ही चीज है, ठीक है ना। सो 2014 के मेन में आया था। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, या ऐसे आ जाते हैं टुच्चे पुच्चे क्वेश्चन है मेन में, कभी कभी अच्छा दिमाग खिसक जाता है तो दे देते हैं। अब इसके बाद में सर हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन भैया, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे, इसे रफ कर देते हैं, टॉपिक डाल लीजिए यार, इक्विवेलेंस रिलेशन करते हैं शुरू रिलेशन के बारे में। सो आज अब रिलेशन के बारे में शुरू करने, आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आपको क्वेश्चन समझ आ गया, अगर नहीं समझ आया तो आप यार कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, और अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करने वाले हैं, तो अब हम करने वाले हैं सर इक्विवेलेंस, मेरे मुंह पे चिपक गया है, पता नहीं क्यों चिपक गया। पहले तो हम समझ लें कि सर रिलेशन क्या होता है। रिलेशन तो बहुत आसान चीज है, ठीक है, तो रिलेशन के बारे में जान लेते हैं। अच्छा रिलेशन का ना पहले भूमिका बांध लेते हैं, है ना। लेट्स ट्राई टू begin a topic, let's try to introduce the topic। भूमिका मतलब यार, भूमिका मतलब एक तरह से पहले बांध लेते हैं कि पूरा सार क्या है रिलेशन का, रिलेशन चीज कहाँ से उत्पन्न आई है। सो इसको एग्जांपल के लिए समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में 2 सेट है, एक सेट ए है जिसमें राम जी हैं, ठीक है, और देन उसके बाद में उनके ब्रदर लक्ष्मण, ठीक है, शत्रुघ्न, ठीक है, बहुत खतरनाक नाम है शत्रुघ्न, ठीक है, और फिर उनके भाई जो है भरत, ओके। और इसके बाद में हम एक रिलेशन बना लेते हैं जिसके अंदर में हमारे पास में है उनके पिता दशरथ, ठीक है,
ओके, सो दशरथ है और मैं यहाँ पर इनको इन नाम देता हूँ। लेट सपोज दिस इज ए, बी एंड सी और डी, ठीक है, एंड लेट सपोज दिस इज ई। सो अगर मुझे ए क्रॉस बी करना था तो मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो कैसे करूंगा, ए मल्टीप्लाई ए ई, ठीक है, देन उसके बाद में क्या होगा हमारे पास में बी सी, देन उसके बाद में सी ई, सॉरी बी ई, एंड देन उसके बाद में सी ई, एंड देन उसके बाद में डी और ई, ये हमारा ए क्रॉस बी होगा। सो ए क्रॉस बी ये हो गया। अगर आप इसमें से कोई भी एक एलिमेंट चूज करते हैं, लेट सपोज एनी एलिमेंट नहीं, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी, तो आपके मन में सर एक विचार आएगा एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कि भाई आप कोई सा भी क्या सबसेट चूज कर सकते हैं। आपके मन में ये भी आ सकता है कि ए ई, ठीक है, और बी ई, ठीक है, ए ई और बी ई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो सेट है वो अपना खुद का तो सबसेट होगा ही होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक इसका जो एक सबसेट होगा खुद वो अपना सेट होगा, सबसेट होगा, मतलब जो सेट है ये सेट अपना खुद का सबसेट होगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये होगा ए ई, फिर उसके बाद में बी कोमा ई, देन उसके बाद में सी कोमा ई, और ये आ गया डी कोमा ई, ये इसके सबसेट था। अगर इस सबसेट के अंदर में मैं कोई भी दो एलिमेंट चूज करता हूं, लेट्स सपोज अगर इस सबसेट के अंदर में मैं कोई भी दो मैं एलिमेंट चूज करूं कि ये ए कोमा ई, बी कोमा ई, सी कोमा ई और डी कोमा ई, सो मैं पाऊंगा कि इन एलिमेंट्स के बीच में एक खास प्रकार का रिलेशन है, ठीक है ना। अच्छा रिलेशन क्या है, अगर मैं ये देखूं कि ए कोमा ई, अगर मैं एक एलिमेंट ये चूज करता हूं तो ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन इनके बीच में ए और ई के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन माने संबंध, ठीक है ना, जो यूजुअल हमारे संबंध होते हैं उसी को रिलेशन यहाँ पे बोला गया। सो ए कोमा ई के बीच में क्या रिलेशन है कि ए इज द सन ऑफ ई, यस, राम इज द सन ऑफ दशरथ, ठीक है। ओके, सो बी कोमा ई इक्वल टू क्या होगा, बी इज द सन ऑफ ई, ठीक है। अच्छा सी कोमा ई अगर मैं लेता हूं तो सी कोमा ई क्या होगा, सी इज द सन ऑफ, ठीक है, सन ऑफ ई। एंड सिमिलरली अगर मैं डी कोमा ई चूज करता हूं तो यहां पे क्या लिखूंगा, डी इज द सन ऑफ ई। सो हम ये देख रहे हैं कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट से एक खास प्रकार के रिलेशन से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर एक खास प्रकार के रिलेशन से जुड़ा हुआ है ये वाला एलिमेंट, ठीक है ना, ए बी ई से, बी ई से, सी ई से या डी ई से। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिलेशन जो है यहाँ पे ए और ई के बीच में क्या है, रिलेशन है। तो अगर इस रिलेशन को मैं एक सेट की लैंग्वेज में दिखाऊं तो लेट सपोज आर इज अ रिलेशन, और रिलेशन के अंदर में वही एलिमेंट आएंगे, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, चाहे मैं ऐसे बोल देता हूं द सेट ऑफ ऑल x, y, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट जो आगे वाला जो एलिमेंट है, आगे वाला एलिमेंट वो पीछे वाले एलिमेंट का क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे x इज द सन ऑफ y, x इज द सन ऑफ y, और ये हमारा रिलेशन होगा। सो इस रिलेशन के अंदर में क्या एलिमेंट आएंगे, रिलेशन के एलिमेंट आएंगे a कोमा e, देन उसके बाद में b कोमा e, एंड देन उसके बाद में c कोमा e, एंड देन लास्टली यहाँ पर आएगा d कोमा e, ये आर के अंदर में एलिमेंट आएंगे। अच्छा सो दिस इज इक्वल टू में ए क्रॉस बी। अगेन अगर मैं इस रिलेशन को चूज करता हूं तो दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। भाई ये भी तो एक प्रकार का रिलेशन है, ए कोमा ई और बी कोमा ई इज द सन ऑफ ई एंड बी इज द, और यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इज द सन ऑफ ई, बी इज द सन ऑफ ई, ठीक है ना। ऐसे में बहुत सारे रिलेशन तैयार कर सकता हूँ। सो रिलेशन को अगर हम डिफाइन करें तो रिलेशन के डिफाइन क्या है, रिलेशन का अगर डेफिनेशन के ऊपर में गौर करें तो रिलेशन का मतलब होता है द सबसेट of A cross B, the subsets of A cross B is called relation from set A to set B, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सो अगर हम एक रिलेशन मैथ्स में डिफाइन करें, सो रिलेशन एक्चुअली में क्या होता है, एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ये रिलेशन की डेफिनेशन होती है। आई थिंक आपको इसके बारे में, रिलेशन के बारे में समझ आ गया होगा कि रिलेशन चीज होती क्या है।
ठीक है। सो अब हम रिलेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और रिलेशन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है। ये चलो शुरू करते हैं। तो फिर रिलेशन क्या है? रिलेशन की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ ली। रिलेशन होता है भाई, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है ठीक है, इट इज अ, ठीक है, क्या था, क्या डेफिनेशन दिखाया था? अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। क्या था? अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन, ठीक है, रिलेशन फ्रॉम इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ध्यान रखिएगा, नॉन एम्पटी होना चाहिए, तभी तो रिलेशन तैयार करेंगे। नॉन एम्पटी, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी नॉन एम्पटी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, सो अगर मैंने बोलता हूं कि अगर मान लो एनी एलिमेंट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि भाई कोई भी ए कोमा बी आर रिलेशन में आता है, उस रिलेशन से संबंध रखता है, तो हम इसको डिनोट करेंगे। या तो इसी तरीके से डिनोट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, या फिर डिनोटेड एज, ठीक है, ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। अच्छा, एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मान लो, एनी एलिमेंट ए कोमा बी विच डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, डिनोटेड एज, इसको हम डिनोट करेंगे डिनोटेड एज, ठीक है, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ठीक है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ रिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको भाई हम कहते हैं रिलेशन, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें हमारे को पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि अगर मैं मान लो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो एग्जांपल क्या लिया कि मान लीजिए एक सेट ए था, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, एक बी सेट था 4 and 5। सो भाई ये टोटल ए क्रॉस बी बनाना है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा सर 1 4, ठीक है, और फिर क्या होगा 1,5, फिर भाई क्या होगा 2,4, फिर 2,5, फिर 3,4 और 3,5। भाई सिंपल बात है ना, एकदम मैथ एकदम भलुआ चीज है ये तो। ए मतलब 1 2 3 दूनी कितना होता है? 6 एलिमेंट, 2 4 6 एलिमेंट तैयार हो गए। सो R1 मतलब एक प्रकार का रिलेशन कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट चूज करो भाई अपने मन से। R1 के इसमें मान लो मैं ये और ये चूज करता हूँ, तो 1,5 2,4 और उसके बाद में 2,5। दिस इज एक रिलेशन, एक प्रकार का रिलेशन है। इनफैक्ट एक जो है वो एक R भी हम ये भी चूज कर सकते हैं 5, नल 5, मतलब कोई रिलेशन ना हो, देयर इज अ एलिमेंट विद जो क्या बोलते हैं कि ऐसा रिलेशन जिसके अंदर में कोई एलिमेंट ही ना हो, ठीक है ना, वो भी हो सकता है। R2 भाई अपने मन से एक और चूज कर लो, 1,4, ठीक है ना, और 1,5, तो और उसके बाद में 2, और यहाँ पे ले लेते हैं 3,4। सो दिस इज क्या कहते हैं, एक प्रकार का और रिलेशन हो गया। एक और चीज आपको यहाँ दिख रही होगी कि भाई 1,5 बिलोंग्स टू R1, R1 से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखाएंगे कि 1 इज रिलेटेड टू 5, 1 इज रिलेटेड टू 5, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से 3,4, ठीक है, बिलोंग्स टू R2, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 3 इज रिलेटेड टू 4, ठीक है ना, 3 R से क्या है, 3 रिलेटेड टू 4 है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आ गया भाई रिलेशन के बारे में बात। अच्छा, इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रिमार्क लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। नोट क्या है हमारे पास में? अच्छा, पहला नोट सर, पहला नोट क्या है? पहला नोट ये है कि पहला एलिमेंट मान लो भाई, मान लो आपके पास में एक सेट ए था, ठीक है ना, एक सेट ए था जिसके अंदर में 1 2 3 एलिमेंट थे। आपने बोला सर ए क्रॉस ए भी तो हो सकता है, मैंने बोला बिल्कुल हो सकता है। तो 1 2 3 क्रॉस किसके बराबर आएगा? क्रॉस 1 2 3 होगा। तो
तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सर 9 एलिमेंट बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। बनाते हैं 1,1, फिर उसके बाद में क्या होगा 1,2, फिर उसके बाद में 1,3, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद में 2,1, फिर 2,2 और क्या बोलते हैं 2,3, फिर उसके बाद में 3,1, 3,2 और उसके बाद में सर उसके बाद में 3,3 आ जाएगा। तो ये तो A क्रॉस A हो गया। इसके बीच में कोई रिलेशन तैयार करो सर। R1 में एक रिलेशन बना सकता हूँ, R1 क्या है 1,2, 1,3। अच्छा ये रिलेशन तैयार हो गया। एक और कोई रिलेशन बनाइए अपने मन में, कोई भी एलिमेंट अपने मन से चूज कर लीजिए। ये चूज कर लेते हैं भाई, कितना होगा 3,1, 3,2 और उसके बाद में सर 3,3 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो ये R1 तैयार हो गया, ये R2 तैयार हो गया। तो अब हमको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये दो रिलेशन जो है ना वो A क्रॉस A पे डिफाइन किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये दो रिलेशन जो A क्रॉस A पे डिफाइन किए गए हैं, तो इन रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, अ रिलेशन। पहला नोट यही है हमारा, फर्स्ट नोट ये है कि अ रिलेशन, ठीक है, अ रिलेशन, ठीक है, रिलेशन विच इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, विच सबसेट ऑफ A क्रॉस A is called, ध्यान पूर्वक समझिएगा भाई, ये कंफ्यूजन आता है कई बच्चों, इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। रिलेशन ऑन सेट ए मतलब सेट ए पर रिलेशन, ठीक है, रिलेशन ऑन सेट ए, सेट ए पर रिलेशन, ठीक है ना। तो सेट ए पर रिलेशन का मतलब क्या है, सेट ए के अंदर में रिलेशन का मतलब क्या है कि वो जो रिलेशन होगा ना वो सबसेट होगा A क्रॉस A का। क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस A का। नोट डाउन कर लीजिएगा सर वीडियो पॉज करके, ठीक है। अच्छा इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में सेकंड एलिमेंट। अच्छा देखो ध्यान पूर्वक देखो, R तो सबसेट है ना, R तो सबसेट है। अच्छा अगर मान लो A क्रॉस B का सबसेट होता तो कैसे बोलते, हम फिर बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है ना, फ्रॉम सेट A टू सेट B, वो तो बता ही चुका हूं मैं। यहां पर अगर मान लो किसी सेट A पे ही डिफाइंड है तो इसका मतलब वो A क्रॉस A का ही सबसेट है। ओके सो अच्छा इसके बाद में मतलब क्या है, इसके बाद में एक और चीज है कि R इज अ सबसेट ऑफ, अरे सर R क्या होता है, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। भाई R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो अगर मैं पूछूं कि सर कितने इसका मतलब तो कुछ दिमाग में खड़कना चाहिए। क्या खड़कना चाहिए, खड़कना ये चाहिए कि भाई R सबसेट है और किसी भी सेट का सबसेट मतलब कितने पता, हमको फॉर्मूला पता है 2 की पावर n होता है। तो अगर मैं बोलूं कि लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, ठीक है, इज कॉल्ड n। अच्छा इसको कार्डिनल भी कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना, इसे कार्डिनल ऑफ द सेट A कहते हैं, इसे कार्डिनल ऑफ द सेट B भी कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, सॉरी नंबर ऑफ क्या बोलते हैं एलिमेंट, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, दैट इज क्या, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू किसके बराबर, m मल्टीप्लाई किसके बराबर n। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रिलेशन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, या फिर आप इसे यू बोलो नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, फ्रॉम सेट A टू सेट B, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर mn, ठीक है, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर 2 की पावर mn। तो अच्छा वो वाला क्वेश्चन सर फिर इसका मतलब क्या था, अरे वो वाले क्वेश्चन के अंदर में यही तो IIT वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम क्या निकाल रहे थे जाने अनजाने में, नंबर ऑफ रिलेशन, कितने डिफरेंट रिलेशन तैयार हो सकते हैं, ठीक है, वो निकाल रहे थे। अच्छा इसके अंदर में एक और चीज, ये जो अगर मान लीजिए सर रिलेशन के अंदर में मतलब क्या है, एक आता है डोमेन ऑफ R, ठीक है, तीसरी बात है सर ये क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है ना, डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है, इसे डोम R कह देते हैं, ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन ये भी कह लीजिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद में, और इसके बाद में यहाँ पे क्या कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है ना, रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है ना, रेंज ऑफ रिलेशन, इसे रेंज ऑफ R भी कह सकते हैं, ठीक है ना, अपने मन से जो भी आपको दिखाना है कोई दिक्कत नहीं है, रेंज ऑफ R। अच्छा रेंज ऑफ R, डोमेन ऑफ R। इसके बाद में अगर मैं कहूँ कि भाई को डोमेन ऑफ रिलेशन, 2-3 टर्म होते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़े हैं भाई, ठीक है ना, आपने पढ़े हैं कहाँ, क्लास 11th में। तो इसे कह लेते हैं को डोमेन ऑफ R, इसे कह लो डोमेन ऑफ R, ठीक है, इसे कह लो रेंज ऑफ R, ठीक है ना,
ये इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। क्या होता है सर? भाई बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोमेन का मतलब होता है कि भाई जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं ना, जो रिलेटेड होते हैं भाई, जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लो ये सेट ए था, ठीक है, ये सेट बी था, ठीक है, ये सेट ए था, ये सेट बी था। इसे मान लीजिए 1 2 3 4 ले लिया मैंने, और इधर ले लिया मैंने 1 2, और ये खास प्रकार का रिलेशन मान लो R1 था, ठीक है ना, 1 2 और 3 4, ठीक है ना, ये ए क्रॉस ए से ही है। चाहे मान लो इसे मान लेते हैं भाई, कुछ और मान लेते हैं, बी मान लेते हैं इसे, ए ई आई ओ, ठीक। अच्छा भाई 1 ए से रिलेटेड मान लेते हैं, ठीक है, 2 आई से रिलेटेड मान लेते हैं, और 4 ई से रिलेटेड मान लेते हैं। तो इस रेंज का इस R1 के वैल्यू में क्या आएगा? ये आएगा 1 ए, फिर क्या आएगा 2 आई, ठीक है, मजा नहीं आ रहा है, 2 आई, और फिर उसके बाद में क्या आएगा 4 ई, ठीक है ना। अच्छा तो इसमें जो आगे वाले एलिमेंट है, आगे वाले, ठीक है, जो सेट ए का एलिमेंट है, जो जहां से रिलेशन शुरू हुआ था, वो क्या कहलाते हैं? उसको हम डोमेन कहते हैं, रिलेशन का डोमेन कहते हैं। तो क्या होगा? वो एलिमेंट होंगे 1 2 किसके बराबर 4, ठीक है। अच्छा रेंज ऑफ आर क्या होगा सर? रेंज ऑफ आर वो होता है जो इन एलिमेंट से रिलेटेड होता है, जो पीछे होते हैं, मतलब जो सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर कौन है? ए है, आई है, और दूसरा क्या है? ई है। तो इसका आएगा ए आई, और उसके बाद में किसके बराबर? ई के बराबर, ठीक है। सर कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन तो सर पूरा सेट ही होता है, सेट बी कह लो आप, ए ई आई ओ, ये कोडोमेन ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है। सो डोमेन का मतलब, अच्छा डोमेन का मतलब जो आगे वाले हो, सेट ए के एलिमेंट जो क्या सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है। सर रेंज मतलब समझ आएगा। रेंज का मतलब होता है कि जो सेट बी के एलिमेंट होते हैं ना, जो सेट ए के एलिमेंट से जुड़े होते हैं, उसे रेंज कहते हैं। और कोडोमेन का मतलब होता है, कोडोमेन का मतलब होता है पूरा का पूरा सेट बी। अच्छा सर इसका मतलब एक और पॉइंट बन सकता है ना, क्या पॉइंट बन सकता है? देखो पॉइंट में बना, एक और पॉइंट बना लेते हैं। एक थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट क्या है कि मान लो अगर आर एक रिलेशन है और वो रिलेशन सर ए क्रॉस बी के बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि डोमेन जो आर होगा ना, आर का जो डोमेन होगा वो सेट ए होगा, और रेंज ऑफ आर जो होगा ना सर, रेंज ऑफ आर वो कोडोमेन ऑफ आर के बराबर होगा, है ना। और कोडोमेन ऑफ आर के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा सर? वो सेट बी के बराबर होगा। इतनी सिंपल सी बात थी, यहाँ पे जितने पॉइंट उतने निष्कर्ष बना लिए हमने। अच्छा इसके बाद में अब आ जाते हैं हमारे पास में कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन बना लेते हैं भाई, ठीक है। इसे एक बार नोट डाउन कर लो, एंड देन उसके बाद में हम इसके बारे में बताएंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या चीज होता है भाई। हमें जानना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या चीज होता है। पढ़ाई से बोर हो गए होगे, हमें मालूम है यार, बहुत पढ़ना पड़ रहा है, विद्यार्थी के जीवन में तो पढ़ाई है, तो थोड़ा इधर उधर भी घुमा हुआ करो, थोड़ा वीडियो स्किप करके। देखिए पढ़ने का एक सबसे मस्त तरीका ये है कि आप अपने आप को 50 मतलब देखिए एक अगर सिंपल इंसान की तरह माने तो हम एक बैठक में 3 घंटा पढ़ सकते हैं, 90 मिनट हम मतलब पढ़ सकते हैं, इतना देर तक हमारा दिमाग फोकस रह सकता है, ठीक है ना। तो आप 3 घंटे एक बैठक में पढ़ सकते हैं, मगर जो प्राणी 10 मिनट 1 मिनट, और जिनको ऐसा लगता है कि किताब खोले ही, जैसे आपने किताब खोला और आपने पहले ही अक्षर पढ़ा और आपको लगा अरे यार कितना देर हो गया पढ़ते हुए, तो ऐसे प्राणियों के लिए आप ये है कि आप अपने आप को ऐसे सोचिए कि आप अपने आप को आधा घंटा पढ़ने के लिए दीजिए, एंड देन उसके बाद में आप 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए। आप इस तरीके से प्रोडक्टिव काम करेंगे। मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाई करने का सजेस्ट तरीका बताऊंगा कि भाई आप ना टॉपिक देके पढ़ाई करो कि ये टॉपिक आज के दिन खत्म कर देना है, चाहे किसी भी सूरत में। आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप बहुत तेजी से क्या करोगे, प्रोग्रेस करोगे, ठीक है। सो ये एक तरीका बहुत अच्छा है। मैथ पढ़ने का क्या तरीका है? मैथ पढ़ने का तरीका सिंपल है कि भाई जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं बनाइए। सबसे पहले चीज, बहुत सारे टीचर्स क्या कराते हैं, बहुत सारे टीचर्स ना सबसे पहले वो एल्गोरिथम कराते हैं। भाई एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक सेट ऑफ फॉर्मूला होता है जिसके जरिए भाई आपको बस बताया जाता है कि ये फॉर्मूला पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्वेश्चन सेट, क्वेश्चन काम खत्म। मगर प्रॉब्लम बच्चों की कंफ्यूजन क्या हो जाती है ना कि अगर उस क्वेश्चन के में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं तो एल्गोरिथम अगर डायरेक्टली वर्क नहीं करता है ना, मतलब घुमा फिरा के वर्क करता है, देन उसके बाद में बच्चे वहां फंसते हैं। सो मोस्टली हमें सबसे पहले कोई भी स्टार्ट करने से मैं से पहले हमें उस चीज की थ्योरी पूरी क्लियर होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये है, हर एक बात पे समझ आना चाहिए, ठीक है ना, कि सबसेट का मतलब क्या है।
जितना आप मैथ्स के अंदर में पैटर्न देखोगे उतना ही ज्यादा आप सक्सीड करोगे, ठीक है ना। हाउ गुड यू इन मैथमेटिक्स इज डिपेंड ऑन हाउ यू सी पैटर्न्स, ठीक है ना। आप कितना जल्दी पैटर्न्स को पकड़ते हैं ये आपको डिसाइड करता है कि आप मैथ्स में कितने अच्छे हैं। मैथ्स में अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आप अलजेब्रा के क्वेश्चन ऐसे धुआं फाड़ कर रहे हैं, एकदम में कतई हिला दे रहे हैं। चाहे कैलकुलस आपके सामने आ रहा है तो नतमस्तक हो जा रहा है, पैर पड़ जा रहा है, ठीक है। चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जा रही है तो आपके सामने क्या बोलते हैं, एकदम में सरेंडर कर जा रही है, दंडवत प्रणाम कर जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ में बहुत चतुर हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। आप इंटेलिजेंट नहीं है, आपने बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसीलिए सब चीजें आपको समझ आ रही हैं, ठीक है ना। आपका प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि आप कितने अच्छे मैथ में हो ये डिपेंड करता है पैटर्न का। आप अगर मैथमेटिशियन, जो असली मैथमेटिशियन होते हैं वो इस बात पे डिसाइड नहीं होता वो मैथमेटिशियन को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जा रहे हैं, वो इस बात पे डिसाइड करते हैं कि वो कितना जल्दी पैटर्न देखते हैं। जैसे रामानुजन थे, श्रीनिवासन रामानुजन थे, वो मतलब पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते थे। वो आजू बाजू जो भी वर्ल्ड के आजू बाजू जो चलता था वो पैटर्न्स को ही देखते रहते थे कि अच्छा इस चीज के अंदर सूरजमुखी के पंखों में क्या पैटर्न्स है, मतलब लिली के फूल में क्या पैटर्न्स है, हर एक चीज के अंदर में उन्होंने पैटर्न्स देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि एक चीज तो ये हो गया कि आप मैथ्स में कितने अच्छे हो, ये डिपेंड करता है कि आपका में पैटर्न देखने की एबिलिटी कितनी तेज है। देखो मेरे में हो सकता है कि पैटर्न की एबिलिटी देखने में हो सकता है कि कम हो, ठीक है ना। और ये डिपेंड करता है कि ये मतलब ना आप बढ़ा सकते हो, आप जितना चीज जानोगे वो। अच्छा एक क्वेश्चन, एक थॉट था, क्या थॉट था, रिचर्ड फेमन का थॉट था, नोबेल प्राइज विनर थे, एक नंबर के मतलब बहुत खतरनाक साइंटिस्टों में आया करते थे। उनका कहना ये था कि आप जितना ये जानोगे आपको उतना पता चलेगा कि आपने क्या नहीं जानते, ठीक है ना। आप जितना जानोगे आपको ये पता चलेगा कि आप क्या क्या नहीं जानते थे। सो आप जितना पैटर्न देखोगे, जितना पैटर्न्स आपके दिमाग में चलेंगे, वो पैटर्न्स आपको ये बताएंगे कि आप और कौन कौन से पैटर्न देख सकते हो, समझ रहे हो। सो आपको यहाँ पर मैथ्स में तेज होना है। अगर मैथ्स के अंदर में आपको सर फाड़ करना, धरती हिला देना, चीर फाड़ कर देना है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होना चाहिए कि आप पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें और बार बार। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो पढ़े उसको कुछ समय बाद रिवाइज करते रहे। अनदर थिंग जो मैथ्स के अंदर में मैं मानता हूं कि जो आपको तेज बना सकती है, जो आपको अच्छा कर सकती है, मतलब जो आप हो उससे अच्छा कर सकती है, वो ये है कि क्यूरियस होना, कुछ चीज को जानना। आपको एक गूज़बम्स आना जब आप कुछ नया जानते हो, ठीक है ना। और ये किसी सब्जेक्ट में हो सकता है, आप मैथ्स में जान सकते हो, फिजिक्स में जान सकते हो, केमिस्ट्री तो ऐसे मोस्टली लेबोरेटरी थिंग्स है। मैथ्स एंड फिजिक्स जो है वो बहुत ही मतलब आप इसे इमेजिन कर सकते हो, इसे चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है ना। सो टॉपिक्स हट गए थे तो दोबारा टॉपिक में आ जाते हैं। कुछ दिन बाद में ऐसे ही हम कुछ बातें करेंगे आपके साथ में, थोड़ा एक बार चैनल सक्सीड हो जाए, देन उसके बाद में आपसे बातें खूब करेंगे। मुझे मालूम है ये सब बातों की जरूरत है बच्चों के समझने की। तो अभी हमारा जो टॉपिक है भाई, वो टॉपिक है, बता दो भाई टॉपिक क्या है, हमें तो नहीं, भूल गए, हमारा दिमाग से उतर गया, चीजें हम जल्दी भूल जाते हैं यार, ठीक है। तो आपको बताना है कि टॉपिक अभी क्या था। टॉपिक का नाम था टाइप्स ऑफ रिलेशन। सर क्या था, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। भाई एक रिलेशन ए से एक रिलेशन बी के बीच में आप कितनी प्रकार के रिलेशन बना सकते हो। पहला है एम्पटी रिलेशन, ठीक है, पहला है एम्पटी रिलेशन फाई, ठीक है। अच्छा एम्पटी रिलेशन माने जिस रिलेशन के अंदर में कोई एलिमेंट ना हो। तो कोई एलिमेंट का मतलब क्या है सर, एक एग्जांपल दे दो तो बहुत बढ़िया रह जाएगा। सर ये देखो 1 2 3 मान लेते हैं, ठीक है, चाहे ऐसा मान लेते हैं 1 3 और 5 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा बी क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं 2 4 6, ठीक है, 2 4 6, ठीक है। अच्छा तो हम यहाँ पे रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए प्लस बी इज इवन, ठीक है। ए प्लस बी जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट चूज करो, 1 2, भाई जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इवन नहीं है।
3 4 इवन, अरे ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। ऑड नंबर्स को अगर इवन नंबर में जोड़ोगे तो हमेशा तुमको कैसा एलिमेंट मिलेगा, ऑड एलिमेंट मिलेगा ना। तो इस रिलेशन के अंदर में कोई एलिमेंट ही नहीं आएंगे, तो इस रिलेशन का मतलब क्या होगा, 5 होगा। तो ये भाई ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। एम्प्टी रिलेशन कह लो, नल रिलेशन कह लो, वॉइड रिलेशन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा जो है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, इस रिलेशन की भाई एग्जांपल नहीं देंगे, इस रिलेशन को तुम्हें खुद ही पता है। यूनिवर्सल रिलेशन माने भाई आर जब खुद अपने ए क्रॉस बी के बराबर आ जाता है तो उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे ही दो प्रकार की रिलेशन बन सकती है, या तो एम्प्टी रिलेशन बना लीजिए या फिर यूनिवर्सल रिलेशन बना लीजिए, ठीक है। तो ये था सेट ए से सेट बी के प्रति कितने क्या टाइप्स रिलेशन होंगे। फिर एक और हमें जानना है टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे नोट डाउन नहीं की हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आने वाली नहीं है, ठीक है। जानने की भी बात नहीं है, बस ऐसे ही बता दिए, क्यूरियस थे तो बता दिए। टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, किसी सेट ए पर आप कितने प्रकार के रिलेशन तैयार कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा आपको जानना है। पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन, ठीक है ना। पहला जो रिलेशन है वो है एम्प्टी रिलेशन है। तो एम्प्टी रिलेशन बताई दी है। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है, एम्प्टी रिलेशन ऐसा रिलेशन जिसके अंदर में कोई एलिमेंट ना है। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू में 1 3 एंड 5 है, ठीक है ना। और तो हमने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया। रिलेशन क्या बनाया हमने कि क्या बोलते हैं, the set of all ordered pair such that क्या है, a minus b, a plus b, ठीक है, a plus b ले लेते हैं, a plus b is odd, ठीक है ना। a plus b is odd, संभव ही नहीं है कोई भी दो ऑड नंबर को आपस में जोड़ोगे तो हमेशा आपको इवन नंबर मिलेगा। ऑड नंबर का सम इवन नंबर के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर आने वाला है, 5 के बराबर आने वाला है। अच्छा, एक अगर मान लीजिए दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है, तो दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन मतलब, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक सेट ए था, ठीक है ना, 1 2 3, और आपने एक रिलेशन बनाया। क्या रिलेशन बनाया, 1 1 1 2 1 3, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 1 2 2, फिर उसके बाद में 2 3, फिर उसके बाद में आपने बनाया 3 1 3 2, और उसके बाद में 3 3, और आपने बाद में पता, अरे दादा ये तो ए क्रॉस ए के ही बराबर है ना। सो इसका मतलब ये जो रिलेशन तैयार कर दिया आपने, वो जाने अनजाने में हमने तो जान के किया भाई, ठीक है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड जो आप इसको जानना है आपको, वो होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। इसे हम आई आर से दिखा देते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन आर, या फिर सिंपली हम इसे आई से दिखा देते हैं। तो आई रिलेशन क्या होता है, अगर मान लो द सेट, ये क्या है, रिलेशन क्या है कि द सेट ऑफ ऑल ए कोमा ए, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ए कोमा ए, द सेट ऑफ ऑल ए कोमा, ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल ए कोमा बी सच दैट a comma b belongs to a and a equals to में b। यदि एक रिलेशन के अंदर में ये इस रिलेशन को हम आई से भी दिखाते हैं, तो i इक्वल टू क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल a कोमा b सच दैट a कोमा b बिलोंग्स टू a एंड a इक्वल टू किसके बराबर, b के बराबर है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए एक सेट a था जिसके अंदर में 1 2 3 एलिमेंट थे, तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट a, ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट a, या फिर आप इसे i से दिखा दीजिए, इक्वल टू क्या बनेगा, 1 1 2 2, और उसके बाद में 3 3। यह आइडेंटिटी रिलेशन हो गया सेट ए के अंदर में। अरे बात समझ आ रही है, बहुत आसान समझ चीज है कि अगर ए और बी आपस में बराबर हो जाते हैं, और तो किसी रिलेशन के अंदर में अगर ए और बी एक दूसरे के बराबर हैं तो हम कहेंगे वो आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है ना। वो क्या है हमारे लिए, आइडेंटिटी रिलेशन है। अच्छा, फिर इसके बाद में 3 पॉइंट हो गया। फिर एक और समझ लेते हैं, 3 रफ करते हैं ऊपर वाला, और एक और है जो है हमारे पास में इनवर्स रिलेशन। 4th पॉइंट जो हमारे पास में वो क्या है, इनवर्स रिलेशन। 4th पॉइंट हमारे, ये इनवर्स रिलेशन क्या कहता है हमको, इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन क्या है कि मान लीजिए आर द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट a कोमा b बिलोंग्स टू a, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर इनवर्स क्या होता है, तो आर इनवर्स होता है द सेट ऑफ ऑल b कोमा a,
ठीक है ना, वो a कोमा b है तो ये b कोमा है, ठीक है ना। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ b कोमा a सच दैट a कोमा b बिलोंग्स टू किसके बराबर, r के बराबर, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पर a जो है वो 1 2 3 है, ठीक है। तो भाई r बनेगा, मान लीजिए r आपने बनाया 1 कोमा 1, ठीक है, 1 कोमा 2 और उसके बाद में 1 कोमा 3 और उसके बाद में 2 कोमा 3, ये आपने क्या बनाया, r बनाया। सो r इनवर्स क्या होगा, r इनवर्स होगा 1 कोमा 1, इसको पलट दीजिए तो 1 कोमा 1 ही आएगा, इसको पलटेंगे तो 2 कोमा 1 आएगा, इसको पलटेंगे तो 3 कोमा 1 आएगा और इसको पलटेंगे तो 3 कोमा किसके बराबर आएगा, 2 आएगा। सर इसमें एक बात पता लग रही है क्या, कि डोमेन ऑफ जो r है, r का जो डोमेन है, सॉरी रिलेशन का जो डोमेन है 1 अच्छा देखो इस पर रिलेशन का डोमेन क्या है, 1 और 2 है बस, ठीक है ना। तो रिलेशन का डोमेन जो है वो सर 1 और 2 है, भाई सेट के अंदर में एलिमेंट रिपीट नहीं करते ना, तो 1 और 2 बस यही है। तो सर रेंज ऑफ जो r इनवर्स है ना वो भी 1 और 2 है, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू में रेंज ऑफ r, ठीक है, रेंज ऑफ r इनवर्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर जो रेंज ऑफ r इनवर्स है ना वो एक्चुअली किसके बराबर है, वो है डोमेन ऑफ r के बराबर, ठीक है ना, डोमेन ऑफ r के बराबर। तीसरा पॉइंट सर अगर इस r इनवर्स का मैं दोबारा इनवर्स कर दूं तो मुझे r ही तो मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि r इनवर्स का अगर मैं दोबारा इनवर्स करूंगा तो मुझे रिलेशन r ही मिलने वाला है। बिल्कुल आसान बात है, हाँ ये तो होता ही है। अच्छा इसके बाद में और क्या है, इसके बाद में ये इम्पोर्ट बस यही बात थी। अब इसके बाद में कहानी की शुरुआत होती है, कहानी में एंट्री लेते हैं सल्लो वाई। सल्लो वाई मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। सो वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के क्या वेरियस टाइप्स होते हैं, ठीक है भाई। अब तो हमने पढ़ा, पहला चीज क्या पढ़ा, पहला ये पढ़ा कि भाई ए सेट से बी सेट के बीच में कितने अजीब अजीब रिलेशन बन सकते हैं, 2 बन गए थे, एक आइडेंटिटी रिलेशन था, एक यूनिवर्सल रिलेशन था। अब इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कि पढ़ा था कि रिलेशन ऑन सेट ए क्या होता है। तो हमने ये पढ़ा कि सेट ए में सर, सेट ए में तो एक रिलेशन होता है, सेट ए में 4 प्रकार के रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन क्या होता है, पहला रिलेशन होता है सर क्या, एम्पैथी रिलेशन। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा सर क्या होता है, तीसरा होता है आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा। चौथा क्या पढ़ा, चौथा सर पढ़ा हमने क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ रिलेशन। सो इन चारों चीज में ये थे जो सेट ए पे डिफाइन हो सकते थे या फिर एक दूसरा था सेट ए क्रॉस बी में। तो जितने भी विभिन्न प्रकार के रिलेशन हैं जो या तो किसी सेट ए पे डिफाइन होते हैं या ए से बी के बीच में डिफाइन होते हैं, उनके 3 मुख्य प्रकार होते हैं, ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होता है उस प्रकार को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हमें जानना है। तो भाई कोई भी रिलेशन, ठीक है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है। इफ ध्यानपूर्वक समझना, ये डेफिनेशन है, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, मगर प्रूव करने में पूरा हालत खराब हो जाता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो ए कोमा ए बिलोंग करता है आर से, या फिर हम ये बोले कि ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है फॉर ऑल, ठीक है ना। इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर और ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि अगर कोई भी एलिमेंट ए कोमा ए आर से बिलोंग करता है, अच्छा पूरा असली कहानी यहाँ से शुरू करते हैं कि हर एक एलिमेंट ए के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हर एक एलिमेंट ए के लिए यदि ए कोमा ए बिलोंग करता है आर से तो हम कहेंगे ए इज रिलेटेड टू ए। ए क्या होगा, अपने आप से क्या होगा, रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाएगा, तब कहलाएगा जब हर एक ए एलिमेंट जो बिलोंग करता है ए से, ए कोमा ए उसके लिए क्या हो, उसके लिए वो रिलेशन से बिलोंग करे। एग्जाम्पल तो सर ऐसे तो थोड़ा क्लियरिटी नहीं हो रही है, क्लियरिटी करवाते हैं सर। 1 2 3 मान लीजिए सर एलिमेंट एक सेट ए है, ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट है 1 और 2 और 3। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए आपने एक रिलेशन तैयार किया जिसके अंदर में ऐसा लिखा 1 कोमा 1, ठीक है, 2 कोमा 2 और देन उसके बाद में
आपने इतने पे ही रोक दिया, ठीक है। R2 आपने लिखा सर, R2 लिखा आपने 1,1, ठीक है। R3 आपने लिखा सर, R3 आपने लिखा 2,2, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या लिखा आपने, एक और रिलेशन बनाया R4 जिसके अंदर में लिखा 3,3, ठीक है। अच्छा, एक और रिलेशन बनाते हैं R5 रिलेशन जो बराबर है 1,1, 2,2 और उसके बाद में 3,3 के बराबर, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है। एक और रिलेशन मान लेते हैं सर R6, जितने एग्जांपल उतनी क्लियरिटी, 1,1, 2,2, 3,3 और उसके बाद में 2,3, उसके बाद में 1,3, फिर उसके बाद में 3,2। ये हमारे पास में रिलेशन है सर। इसमें बताना कौन कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव और कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो भाई पहला रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा यार, क्योंकि हर एक एलिमेंट ए के लिए, भाई हर एक एलिमेंट मतलब 1, 2, 3 सबके लिए 1,1 उस रिलेशन में होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए और 3,3 होना चाहिए। तो ये तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्सिव होगा। ये नहीं होगा सर, अभी आपने बताया कि हर एक एलिमेंट ए के लिए होना चाहिए। फिर सर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा सर, ये तो होना चाहिए ना, बिल्कुल होगा ना यार। ये तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1,1 भाई आर से बिलोंग करता है, 2,2 आर से बिलोंग करता है, 3,3 आर से बिलोंग करता है और सेट ए के अंदर में भी कितने एलिमेंट है सर? 3 ही एलिमेंट है, 1, 2 और 3। तो इसका मतलब ये तो ऐसा रिलेशन है सर, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है ना। अच्छा, ये R6 कैसा रिलेशन है? R6 को अगर देखा जाए तो, अरे R6 कैसा रिलेशन? R6 का मतलब ये है कि 1,1, 2,2, 3,3 और ये देखो ध्यानपूर्वक देखो, हर एक एलिमेंट एक सेट ए के लिए वो अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो भाई ये तो है, ठीक है। ये भी इसको भी ये रिफ्लेक्सिव बना ले रहा है, ये भी रिफ्लेक्सिव बन जाता है, यानी ये 3 हो गए तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। सर बाकी का क्या करें? अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये एलिमेंट है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। तो इसका मतलब क्या है? ये रिलेशन भी क्या है? रिफ्लेक्सिव है। तो अगर मान लो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर मुझे बनाना होता, ठीक है, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना होता तो मैं कैसे बनाता? स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने का इसका क्या होता? ये होता 1,1, 2,2 और उसके बाद में क्या हो गया? 3,3। सर अच्छा एक बात बताओ सर, अगर मान लो कि क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे सर? कोई भी अगर मान लो सेट ए पर अगर हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो उस स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर में कितने एलिमेंट होंगे? तो सर वो बराबर होंगे उतने जितने की किसी एलिमेंट में सेट है, यानी कि 3। अगर किसी मान लीजिए n है तो उसके अंदर में क्या होने वाला है? n होने वाला है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। सर एक चीज थोड़ा सा याद आ रहा है, ये रिलेशन जो है ना, ये रिलेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले कहीं और देख के आए थे। अच्छा हाँ, इसे आइडेंटिटी रिलेशन भी तो कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन भी तो कहते हैं। सर तो इसका मतलब कुछ चमक रहा है। क्या चमक रहा है? चमकने वाली बात ये है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं, है ना सर? नहीं यार, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होते। नोट करने वाली बात यही है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं ना, वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होते। मतलब क्या? दिख तो रहा है सर, है मतलब हो सकते हैं, मे और मे नोट भी, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे। ये लिखित में लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट और क्या बोलते हैं, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नोट बी आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है ना, बी आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब क्या कि हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन इसका कन्वर्स नहीं होगा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? दिख तो रहा है, देखो यार, ये भी तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, ये रिलेशन भी तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मगर इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये एलिमेंट आइडेंटिटी रिलेशन का पार्ट ही नहीं है ना। तो हम क्या कहेंगे कि सारे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो था लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, तो हम कहेंगे सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे। तो भाई इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर आपको ये क्लियर तो सारा खेल क्लियर। कि भाई क्लियर क्या करना है आपको? क्लियर ये करना है कि कोई भी रिलेशन आर के लिए अगर वो रिफ्लेक्सिव तभी कहलाएगा जब उसके हर एक सेट ए, हर एक एलिमेंट जो सेट ए के अंदर में है
वो अपने आप से ही उस रिलेशन के अंदर में रिलेटेड हो, अपने आप से ही क्या हो, रिलेटेड हो। सो पहला पॉइंट तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगला जो पॉइंट हमको समझना है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। भाई क्या पढ़ना है हमारे को, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ना है। अच्छा देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। दूसरा जो टाइप हमको जानना है, दूसरा टाइप जो है वो हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हो गया, चौक चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है चलिए कोई नहीं चल रहा है तो अभी चलना लग जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि मान लीजिए आपने कहीं देखा, आपने क्या देखा कि आपने देखा एक ए कोमा बी को जो किसी रिलेशन के का हिस्सा था, ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है, ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है। फिर से बोलो क्या करता है, ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है, ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है, यानी कि ए इज रिलेटेड टू बी, A is related to B, it implies that, ठीक है ध्यान पूर्वक समझिएगा, it implies that B, A भी उससे क्या करना चाहिए, R से बिलोंग करना चाहिए। अगर A, B R से बिलोंग करता है तो A यानी कि A अगर B से रिलेटेड है तो या इस हिसाब से B, A R से बिलोंग करना चाहिए या फिर B A से रिलेटेड होना चाहिए फॉर ऑल, हर एक के लिए अगर वो A, B, A सेट A से बिलोंग करते हैं। यानी कोई भी दो एलिमेंट अगर सेट A से बिलोंग करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट अगर सेट A से बिलोंग करते हैं और उस रिलेशन के अंदर में A, B भी R बिलोंग करता है तो अगर वो सिमेट्रिक होगा तो B, A भी उसमें बिलोंग करेगा। अगर वो नहीं करता तत्पश्चात हे पार्थ वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपने दो एलिमेंट कोई भी सेट ए के देखे और दो एलिमेंट आपने जब किसी सेट ए के देखे और आपने ये पाया कि वो दो एलिमेंट ए कोमा बी आर से बिलोंग करते हैं तो पार्थ सुनो, अब उसमें तुमको करना क्या है, तुमको ये चेक करना है कि क्या बी कोमा ए भी आर में बिलोंग करता है। अगर बी कोमा ए आर में बिलोंग करता है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, अगर नहीं करेगा तो हे पार्थ वो नहीं होगा सिमेट्रिक रिलेशन। तो चलो प्रभु शुरू करते हैं। पहला जो हमारे पास में खेल है कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक सेट वे वही था जो बहुत घटिया मगर बहुत आसान सेट है 1 2 3। तो भाई 1 2 3 करते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 1 2 3 वो बाद में करेंगे। पहले ये देखिए मान लीजिए R1 एक रिलेशन है जिसके अंदर में क्या है 1 1 2 2 3 3। अरे सर ये क्या लिख दिया, चलो बताते हैं कोई दिक्कत नहीं है। R2 क्या है 1 2, फिर उसके बाद में 2 1, फिर उसके बाद में 3 2, फिर 2 3 और फिर उसके बाद में 1 3, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास में। R3 रिलेशन क्या है हमारे पास में 1 1, फिर क्या है 1 2, फिर उसके बाद में 2 1, फिर उसके बाद में R4 रिलेशन क्या है, R4 है 1 2, 2 1, 3 2, 2 3, 1 3, 3 1 और देन ये रिलेशन खत्म, ठीक है। तो कोई भी दो एलिमेंट जो सेट ए का है जैसे कि 1 1, अगर वो ए बी से रिलेटेड है यानी कि 1 से ही रिलेटेड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 से ही रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा अगर ये सिमेट्रिक होगा तो हम क्या कहेंगे 1, इसको पलट दो तो 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, इट मीन्स 1 अगेन 1 से रिलेटेड होगा, यानी कि और वो इसका रिवर्स, इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो बिल्कुल 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, तो ये क्या, इसका मतलब ये सिमेट्रिक, इसके लिए ये रिलेशन इस एलिमेंट के लिए सिमेट्रिक है, अगेन इस एलिमेंट के लिए भी सिमेट्रिक होगा, इस एलिमेंट के लिए वो सिमेट्रिक होगा, इसका मतलब एक ऐसा रिलेशन है, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। ओके सो ये वाला भाई 1 2, कोई भी दो एलिमेंट देखो ए सेट ए का तो 1 2 पकड़ा, हमने यहाँ पे देखा कि 1 इज रिलेटेड टू 2, अगर ये सिमेट्रिक होगा तो 2 1 भी होना चाहिए। सिंस हमने देख रहे हैं कि सिंस 2 1 भी जो है वो रिलेटेड है 1 ए
रिलेटेड है R2 से, यानी कि 1,2 अगर R2 में बिलोंग करता है तो 2,1 भी R2 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये और इसके लिए ये इसके लिए इसका उल्टा किया, ये मिल गया, यानी इन दोनों के लिए सिमेट्रिक है। अच्छा 3,2 है तो 2,3 भी हो गया, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक है, इसके लिए भी सिमेट्रिक है। 1,3 का 3,1 नहीं है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अच्छा 1,2 का उल्टा करोगे तो 2,1, इसका मतलब इसके लिए ये सिमेट्रिक है, इसके लिए ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। यार गलती से लिखा गया। 1,2 के लिए 2,1 सिमेट्रिक है, 2,1 के लिए 1,2 सिमेट्रिक है। अच्छा 3,2 के लिए 2,3 तो 2,3 के लिए 3,2 सिमेट्रिक हो गया। 1,3 के लिए 3,1, 3,1 के लिए 1,3 बिल्कुल सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिलेशन जो हो गया वो कैसा रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा तीसरा जो रिलेशन है ना, तीसरा रिलेशन क्या है, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तीसरा रिलेशन क्या है, तीसरा रिलेशन बहुत सिंपल है। तीसरा रिलेशन सिंपल नहीं है प्रभु, तीसरा रिलेशन और खतरनाक है। तीसरा रिलेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। तीसरा रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये थोड़ा सा टफ है। टफ का मतलब कैसे बता देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक वहीं पे दिख देते हैं, थोड़ा सा रह गया था, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन अगर उस सेट पे बनाना होता है, एंड सिमेट्रिक रिलेशन तो क्या होता हमारे पास में, वो होता कैसा, वो होता 1,1, 2,2 और 3,3, ठीक है। ये बस वो बात था। अब स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है, एंड ये B अब डोमेन का पार्ट बन जाए और B, C अगेन बिलोंग्स टू R। ध्यानपूर्वक देखना, ये दो चीज आपको गिवन दे रखी है, ये दो चीज आपको पता है पहले से, ठीक है। A, B बिलोंग्स टू R, B, C आपको दिख रहा है वो भी R से बिलोंग कर रहा है। इट इम्प्लाइज दैट A, C बिलोंग्स टू R, ठीक है, फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। A, C belongs to R for all A, B, C belongs to set A। अच्छा इसको ऐसे लिखे सर, अगर अगर मान लीजिए हम कहेंगे R is transitive relation, if A, B belongs to R, B, C belongs to R, it implies that A, C belongs to, ठीक है। If R is a transitive relation, if A is related to B, B is related to C, it implies that A is related to C, ठीक है ना, A is related to C, ठीक, सिंपल सी कहानी है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ये कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जांपल देख लीजिए सर, जैसे 1,1, ठीक है, R1 एक रिलेशन है, R2 अगर मैं एक बनाऊं 1,1, ठीक है, 2,1, ठीक है, R3 का रिलेशन है 1,2, 2,3, 1,3, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में R4 रिलेशन जो है हमारे पास में क्या है 1,1, 2,2 और उसके बाद में 3,3। R5 रिलेशन क्या है 1,3, 3,2, 2,1 एंड देन बात खत्म, ठीक है, ओके। सो पहला रिलेशन R1 1,1 भाई ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, यहाँ फंसते बच्चे यहाँ पे बड़ा दिक्कत आता है बच्चों को कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। सो अगर मान लीजिए कि इसका आपको कहीं पर भी डोमेन में वो एलिमेंट नहीं मिल रहा है 1, तो ये एलिमेंट अपने लिए खुद ट्रांजिटिव माना जाएगा। मतलब अगर ये 1 आपको कहीं और नहीं मिलता है, इस एलिमेंट का जो 1 एलिमेंट है, ये जो रेंज वाला 1 है, वो किसी डोमेन वाले पार्ट में नहीं मिलता है आपको, तो इसका मतलब वो रिलेशन अपने आप में ही ट्रांजिटिव माना जाएगा, उस एलिमेंट के लिए वो ट्रांजिटिव रिलेशन माना जाएगा। सो इस एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन माना जाएगा और ये एलिमेंट इस पूरे रिलेशन में एक ही एलिमेंट है, डेट मींस ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। अच्छा देखिए 1,1, ठीक है, फिर आपने देखा 1 तो यहाँ पे किसी 1 जो रेंज में था किसी डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इस एलिमेंट के लिए वो ट्रांजिटिव है, ये एलिमेंट पास हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन में। 2,1, अच्छा ध्यानपूर्वक देखो 2,1, ठीक है, 2,1 अगर मैं देखूं तो जो इसका रेंज वाला पार्ट है, रेंज वाला पार्ट यानी 1, ठीक है ना,
2,1, देखो 2 इज रिलेटेड टू 1, ठीक है ना, 2 जो था वो 1 से रिलेटेड था। एंड दूसरी बात आपने देखा, इधर पलट के देखा तो यार जो ये रेंज वाला पार्ट था 1, ये इसके डोमेन में है, देखो ध्यानपूर्वक देखो ये रहा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 1, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर ये ट्रांजिटिव होता तो 2 और 1 भी आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होता है, यानी कि 2 इज रिलेटेड टू 1। मगर आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा कि, अच्छा दिख रहा है आपको, दिख भी रहा है 2,1 जो है वो बिलोंग करता है, यानी कि 2,1 इससे बिलोंग करता है। देखो 2 रिलेटेड टू 1 था, 1 इज रिलेटेड टू 1 था, यानी इसका मतलब 2,1 भी रिलेटेड होना चाहिए, और वो खुद 2,1 करता है, यानी ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। फिर आते हैं 1,2 पर। 1,2 जो है, देखो 1 जो था वो रिलेटेड था 2 से, ठीक है। फिर हमने आगे देखा तो हमने देखा कि ये जो डोमेन, इसका रेंज वाला पार्ट था वो डोमेन में आ गया, तो यानी कि एंड 2 जो था वो रिलेटेड था 3 से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हमें क्या पता देखना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या 1 3 से रिलेटेड है, बिल्कुल सब दिख रहा है हमारे को 1 3 से रिलेटेड है, इसका मतलब इन दोनों के लिए ये वाला एलिमेंट आ गया। अच्छा बात समझ आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि ये इस एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव हो चुका है, ठीक है। अब 2,3 पे आ जाते हैं। 2,3 में आप देखो कहीं 3 जो है वो किसी डोमेन का तो पार्ट नहीं बन गया, इसमें तो नहीं था, इसमें तो 1 है, इसमें भी 1 है, मतलब ये इसके लिए तो खुद ट्रांजिटिव है। अच्छा 1,3 है, अब आपको देखना है कि कहीं 3 कहीं किसी का डोमेन तो नहीं बन गया, तो नहीं 3 1,3 है, अब 3 किसी में डोमेन में तो नहीं है, यानी इस एलिमेंट के लिए भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव, यानी कि पूरे एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव, डेट मींस ट्रांजिटिव रिलेशन। 1,1 2,2 और 3,3 मैंने बताया आपको कि अगर 1 आपको कहीं और नहीं मिल रहा है तो इसके लिए ट्रांजिटिव है, इसके लिए भी ट्रांजिटिव और इसके लिए भी ट्रांजिटिव है, यानी ये रिलेशन जो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। 1,3 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है, 1 रिलेटेड टू 3। अच्छा फिर हमने देखा 3 यहाँ आ गया, तो यानी कि अब हम देख रहे हैं एंड 3 जो है वो 2 से रिलेटेड है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या 1 और 2 भी आपस में रिलेटेड है। इट इंप्लाई अगर होगा तो वो ट्रांजिटिव है, मगर हमको क्या दिख रहा है कि 2 1 से रिलेटेड है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो नहीं, इसका मतलब हमको ये समझ आ गया कि ट्रांजिटिव रिलेशन को बताते कैसे हैं, तो ये समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर में। अभी तक की कहानी हमने पढ़ा रिफ्लेक्स रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके बाद में एक और चीज समझ लेते हैं, जो फोर्थ पार्ट है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास में, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर इज said to be equivalence relation if first it is reflexive, अगर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। सेकंड इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, अगर वो सिमेट्रिक रिलेशन है। थर्ड इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तब उसके बाद हम उसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे सर, उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। सो आज की वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर नंबर 3 के अंदर में, वीडियो लेक्चर नंबर 3 के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपके साथ में, हम दोनों मिलकर, आप और हम मिलकर करेंगे इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन जो आईआईटी में आए हुए हैं, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सब पर एक क्लास लगाएंगे और इक्विवेलेंस रिलेशन को बिल्कुल सही तरीके से फिनिश करेंगे। और लेक्चर नंबर 4 में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन के बारे में, ठीक है। सो लेक्चर नंबर 3 के अंदर में आपका स्वागत रहेगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। ओके, सो मुझे लगता ही नहीं होगा कि यहाँ तक कोई पहुँचेगा, मगर अगर आपने यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा, ठीक है।
अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन खटक रहा है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट को बिल्कुल पढ़ता हूँ और आप मुझे उसमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा चीज़ समझ नहीं आया है। चाहे अगर आपको चीज़ समझ आया तो आप उसे ही बता सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे अच्छी तरीके से आ गया। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हूँ आपका दोस्त कुणाल पांडे, और आप अब देखना बंद कर चुके होंगे थोड़ी देर में कुणाल पांडे मैथ्स चैनल, जो मात्र यूट्यूब पर ही है। क्या बात है, ठीक है। ओके, सो करते हैं इसका एंड।